वेलकम बैक ऑल व्यूअर्स। आप सभी का स्वागत है आईसीडी को फॉर यू चैनल के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि आईसीडी को फॉर यू चैनल के अंदर ए और बी सेक्शन की बोर्ड की जो एग्ज़ाम ली गई है 12th कॉमर्स आर्ट्स यानी जनरल स्ट्रीम की, उनके पेपर का डिस्कशन हो रहा है। जिन्होंने सब्सक्राइब किए है चैनल, उन सभी का दिल से शुक्रगुजार है हम। और जो नए व्यूअर्स है उनको सब्सक्राइब करने के लिए www.icdco4u चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप भी पुराने पेपर नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो के भी नोटिफिकेशन ले सकोगे। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बोर्ड के मार्च 2020 के ओनली ए एंड बी सेक्शन का। उसके बाद अगस्त 2020 में एग्जाम हुई थी, उसके बाद हम CDE की भी यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CDE के लिए, वो सभी क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपना वीडियो एक अच्छे से कोट के साथ। सबसे पहले हिम्मत हारने वालों को रास्ते छोटे नजर आते हैं। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत हारे तो रास्ते छोटे नजर आएंगे। और आखिरी दम तक बढ़ने वालों के लिए रास्ते खत्म ही नहीं होते। जो अपने लक्ष्यांक तक जाना चाहता है, अपने जो टारगेट है उसको हासिल करना चाहते हैं, वो तो आगे बढ़ते ही रहते, हिम्मत हारते ही नहीं। उनके लिए तो रास्ते खत्म ही नहीं होते, वो तो आगे लगातार बढ़ते रहते हैं। उठो जागो और देख प्राप्ति तरफ मंडिया रहो। स्वामी विवेकानंद जी ने भी काफी अच्छा बोला है कि अगर हम रुक गए, हिम्मत हार गए, तो वी आर नॉट गेटिंग अवर गोल। टारगेट तक पहुंचने के लिए चलते रहो, लक्ष्य जो उनको सामने रखो और उसके आप मास्टर बन जाओ। कोई भी सब्जेक्ट कोई भी हो, हार्ड हो, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। 2 बार करो, 3 बार करो, धीरे धीरे वो आपको 100% आने लगेगा। अगर नहीं आ रहा है तो उनको छोड़ दो और दूसरी ट्रिक से उनको याद करने की कोशिश करो, मगर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हिम्मत हारने वालों को रास्ते छोटे नजर आते हैं और आखिरी दम तक चलने वालों को रास्ते खत्म हो जाते, खत्म ही नहीं होते। तो एक अच्छे कोट के साथ हम मार्च 2020 के पेपर के अंदर आज डिस्कस करने वाले हैं। मार्च 2020 के पेपर से सबसे पहले ए सेक्शन को लेंगे, बी सेक्शन को भी लेंगे, क्योंकि मार्च 2020 के अंदर ए और बी सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए वो हम 2017, 18, 19 से लेकर कंपेयर भी करेंगे। आज वीडियो को एंड तक देखना, कितनी इंपॉर्टेंस ए और बी सेक्शन के अंदर क्वेश्चन है, कैसे रिपीट हो रहे हैं, कैसे कंपैरिजन करते हैं पेपर सेट करते वक्त, और कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो आपको समझ में आ जाएगी। बोर्ड के अभी तक के 6 पेपर हुए, एक पेपर के अंदर हम बात करें तो 20 ए और बी के है, ऐसे 6 पेपर के 120 हुए। 120 के लिए आपको जरा सा भी पीछे नहीं हटना है, वो तो आना ही चाहिए आपको, कंपल्सरी, डू और डाई। 120 में से भी अगर आपको 10% भी आ गए क्वेश्चन आपको, तो याद रखो 120 के 10% 12 आ गए, 12 यानी 12 मार्क्स आपके जेब में। 33 के लिए बाकी बचे 20, वो बाकी के 80 में से नहीं आने वाले। इकोनॉमिक्स में पास फेल होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पास तो आराम से हो जाओगे। तो हम तो 90 अप के बारे में सोच रहे हैं। तो सेक्शन ए, सबसे पहले, फॉर विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अ ग्राफ इज ड्रॉन, कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यू और डिस्क्रीट, स्केव्ड एंड आइडियल। ध्यान में रखना, यहाँ पे बात की गई है ग्राफ की। मे बी पॉसिबल पेपर सेटर फॉर द 2020 दे आर change the word graph, instead of graph they use diagram also. So for the continuous, for the discontinuous we have to draw diagram, but for the continuous there is a graph. The answer is continuous and graph. कैसे याद रखना है, वीडियो को एंड तक देखना। कहूँ बहुत सारे ए और बी के अंदर ईयर है, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट के नेम है, तो उनको याद रखने का तरीका भी हम बताने वाले हैं। बी सेक्शन के अंदर प्रेजेंटेशन करना है, कैसे करना है, आपके आंसर बी के अंदर कैसे आप इंप्रेस करोगे चैकर को, वो सभी बातें यहाँ पे डिस्कस होगी। तब एंड तक वीडियो को देखना। सबसे पहले सेकंड, डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, हु गिवन दिस स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, टोडेरो, किंडलबर्जन, मार्शल एंड मैक्लब। सबसे पहले हम बात करेंगे डेवलपमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस, मल्टी टोडेरो। ध्यान में रखना, ये जो मैं बोल रहा हूँ 1 मार्क्स लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारी इकोनॉमिक्स ने बहुत सारे डेवलपमेंट की डेफिनेशन दी है। तो मल्टी टोडेरो 10-12 बार बोलोगे तो 100% आंसर आपको टोडेरो याद रहेगा। तो मैंने बोला है कैसे कैसे याद रखना है, कैसे आंसर को, इकोनॉमिक्स को, ईयर को, डेटा को, वो हम पूरा वीडियो देखोगे तो आपको मजा आएगा।
Next, what is the economic system called that allow exchange of rice instead of cloth? That is monetary system, banking system, barter system or loan system. That is called barter system. यानी गुजराती में हम बोले तो साटा पद्धति, आप अपने बाजू वाले के घर पे चीनी लेके अगर उनके घर से अगर कुछ ऑयल या कुछ भी ले आते हैं, अभी भी ये चल रहा है। तो मॉनिटरी सिस्टम तो नहीं है, हम चीज के बदले में चीज लाते हैं, सिवाय सर्विस के बदले में हम कोई कमोडिटी परचेस करते तो वो जो सिस्टम होगी वो बार्टर सिस्टम होगी। बार्टर यानी एक कमोडिटी के बदले में दूसरी कमोडिटी। वेयर वाज द फर्स्ट रियल बैंक एस्टेब्लिश इन द वर्ल्ड? काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। स्पेन 1401 और बैंक ऑफ बार्सिलोना। लर्न बाय हार्ट, ये तीनों वर्ड को अच्छी तरह से ग्रिप करना, क्योंकि फर्स्ट बैंक इन द वर्ल्ड जो हुई थी वो स्पेन में हुई थी 1401 के अंदर, और बैंक का नाम था बैंक ऑफ बार्सिलोना। यानी स्पेन स्पेन स्पेन। आपकी पेन आपके हाथ में है तो स्पेन वर्ड याद रहना चाहिए। पेन से रिलेटेड वो एक मिलता जुलता शब्द स्पेन है, तो पेन और स्पेन आपकी बैंक बन गई। आपके हाथ में आपकी बैंक है जो पहली बार स्टार्ट हुई थी। ऐसे बहुत सारे ट्रिक हम आपको देने वाले हैं, पूरे वीडियो को देखना ताकि पता चले आपको। Who presented four measure to know the nature and the type of unemployment? Who presented four nature? ध्यान में रखना, यहाँ पे राजकृष्णा की बात आ रही है। राजकृष्णा की बात आ रही है 2017-18 के पेपर के अंदर। 1 मार्क्स के लिए ए और बी सेक्शन के अंदर अल्टरनेटिव में पूछे गए क्वेश्चन ये है, हु प्रेजेंटेड मेजर टू नो द नेचर ऑफ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप को 4 मेजर से किसने किया है? तो राजकृष्ण। कृष्ण चारों ओर है हमारे, चारों ओर का मतलब 4 मेजर, ध्यान में रखना। राजकृष्ण चारों ओर, कृष्णा कृष्ण यानी राधे कृष्ण हमारे साथी है। 4 मेजर यानी चारों ओर है, कृष्णा को याद रखो चारों ओर। आंसर इज राजकृष्ण। नेक्स्ट, how much employment was provided by the agriculture sector in the year 2014-15? यानी हम एग्रीकल्चर से हम कितना रोजगार लेते हैं? ध्यान में रखना, आधे के आधे हमारे पॉपुलेशन के जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर से। आधे के आधे का करीब करीब हम जो है तो 49 है। 49% यानी हाफ ऑफ 50% के काफी करीब है, तो 49% इज द राइट आंसर। कितने परसेंटेज है? 49% जुड़े हुए हैं एग्रीकल्चर फील्ड से आमदनी लेने के लिए। What is the amount of the investment limit in the tiny industries? Keep in mind that इंडस्ट्रियल चैप्टर के अंदर बार बार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, स्मॉल का, बिग का, कॉटेज का। तो ये वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है कि अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर आपने अच्छी तरह से टेक्स्ट बुक के अंदर हाईलाइट कर दिए तो याद रखने का काफी इजी रहेगा आपको। जब पढ़ते टाइम ऐसी डेफिनेशन आती है तो वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टाइनी इंडस्ट्रीज 10 lakhs, 15 lakhs, 20 lakhs। तो ध्यान में रखना, टाइनी का 10 और 10 ये टी याद रखना, टी 10 lakhs बराबर है 15, 20, 25 नहीं 10 टाइनी 10 याद रखना। टाइनी इंडस्ट्रीज यानी 10 टनाटन करना है यहाँ पे टाइनी 10 का। What was the proportion of employment in the industries in 2011-12? अब इंडस्ट्रीज से हम कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं? हमने देखी थी एग्रीकल्चर में तो हमारे आधे से कम, सिर्फ 1% कम वहां से लेते थे। अब यहाँ पे हम देखें तो डेटा काफी अच्छे, 24.3243 देखना, 234 है, मगर 234 कैसे लिखना है? 2 3 बीच में 4, आजू बाजू 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 2 3 बीच में 4। ये क्या है? तो कि इंडस्ट्रीज से जो हम आमदनी इकट्ठा कर रहे हैं वो प्रोपोर्शन है। 24.3%, 24.3% काफी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर के लिए है 49 और इंडस्ट्री में थोड़ा कम है इंडिया के अंदर, क्योंकि गांव का बना देश है हमारा, तो गांव में लोग 49% एग्रीकल्चर पे ही रहने वाले हैं। और इंडस्ट्रीज सिटी एरिया के, अर्बन एरिया के अंदर है। तो इनिशियली हम देखें तो हाफ ऑफ द 49 है, करीब करीब कंपेयर कर डेटा को। यहाँ पे 49 है तो यहाँ पे 49 के हाफ 24, तकरीबन 24.5 होते हैं, मगर 24.2 ये हाफ परसेंटेज हम 11-12 में ले देते हैं। तो हम मार्च 2020 के पेपर के 9th क्वेश्चन के ऊपर है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेज ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड पॉल्यूशन? कौन सा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले ज्यादा पॉपुलेशन पूरे एटमॉस्फेयर में डालते हैं? तो थर्मल, हाइड्रो, सोलर। हाइड्रो डेट इज वाटर के अंदर पॉपुलेशन स्प्रेड नहीं होता, पॉल्यूशन। सोलर एनर्जी आप जानते हो
सबसे पहली ऊर्जा हमारी, और वाइंड पवन चक्की से चलने वाले कोई चांस नहीं है, मगर थर्मल पावर या न्यूक्लियर पावर जो है उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पॉल्यूशन स्प्रेड होने के चांसेस है। नाउ हाउ मच परसेंटेज ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर स्पेंड ऑन हेल्थ इन इंडिया, इंडिया के अंदर हमारे हेल्थ के ऊपर, यानी हमारे जो गवर्नमेंट है वो हमारी हेल्थ के ऊपर कितना खर्च करती है, टोटल परसेंटेज की जो बजट बनाते हैं तो हेल्थ के ऊपर कितना है, तो याद रखना काफी इजी है। हमारी हेल्थ कब अच्छी होगी, जब हम दो फोर लगाएंगे, कब, जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी। दो बाउंड्री लगानी है हमें, दो बाउंड्री कब लग सकती है, हमारी हेल्थ अच्छी है। तो याद रखने के तरीके काफी आपको यहाँ पे मैं पेश कर रहा हूँ। तो 4.4 आंसर, इस 4.4 आंसर है। तो क्या याद रखना है, अगर हेल्थ अच्छी है तो दो लगातार हम 4 बाउंड्री लगा सकते हैं, बराबर है। तो 4.4 हेल्थ प्रोपोर्शन ऑफ इंडिया। तो यहाँ हमने 1 to 10 2020 मार्च के पेपर के हमने ए सेक्शन कंप्लीट किए हैं। अब बी सेक्शन के अंदर हम आ रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के अंदर बोला है कि ये सेक्शन के अंदर मार्क कट होते हैं, पता नहीं चलता है। जो स्कोरर पर्सन है उनके मार्क कहाँ कट होते हैं वो पता नहीं चलता, रीओपन नहीं करवाते तो भी पता नहीं चलता। तो कहाँ हम गलती करते हैं, कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे आपको इंप्रेस करना है चेकर को। तो व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम इज द ग्रॉस नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री ग्रॉस नेशनल इनकम और पॉपुलेशन का डिवीजन ही, और कुछ याद नहीं रखना है। 2017, 18, 19 के अंदर अल्टरनेटिवली 1 मार्क्स के अंदर या एमसीक्यू के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो आपको भी ये अंडरलाइन करना है, काफी इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज इन्फ्लेशन? वेरी इंपॉर्टेंट। सम ऑफ द economists are given this definition of inflation, and if you've been asked in some of with specialization of the some economists, then you have to write word to word of this economics definition, but here only general inflation. What is general inflation? जैसे पीगू ने बताया था, पीगू का हमने याद रखने के लिए बोला था, इससे ज्यादा ये, उससे बेटर ये, यानी रियल इनकम से अगर रियल इनकम से अगर मॉनिटरी इनकम अगर बढ़ रही है तो वो उनके हिसाब से, पीगू के हिसाब से इन्फ्लेशन था। मगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो नॉर्मली कंटिन्यूसली प्राइस राइज इन इन्फ्लेशन इन ऑल सेक्टर्स, ध्यान में रखना, लिखा नहीं है मगर आपको लिखना है कंटिन्यूसली प्राइस राइज के नीचे अंडरलाइन भी करनी है, प्रेजेंट करना है, एंड इन ऑल सेक्टर, एग्रीकल्चर हो या सर्विस हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर अगर लगातार प्राइस बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। देन आफ्टर डिफाइन मनी, वेरी इजी फॉर you. Some of the function are automatically define the money. Even what is accepted universally is exchange of good or service is called money, यानी एक्सचेंज करने के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड क्वालिटी जिसके पास है, जिससे हम गुड्स और सर्विस को अच्छी तरह से परचेस कर सकते हैं, उनका हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ऐसी जो चीज है वो ट्रांजेक्शन जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए वो चीज मनी है। तो मनी, व्हाट इज define the money, that is what is accepted universally is exchange of good or services is called money. Money is what money does, ये भी उनकी डेफिनेशन हो सकती है। मनी का जो काम करे वो मनी है। मनी का क्या काम है? गुड और सर्विस को एक्सचेंज करना, लेना और खरीदना। गिव द फुल फॉर्म ऑफ आईआरडीपी, ध्यान में रखना, नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछा जाता है, आईआरडीपी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, आईआरडीपी कब स्टार्ट हुई वो पूछी जाती है, एसएलआर का फुल फॉर्म, बैंक रेट के बैंकिंग चैप्टर के अंदर से एनईएफटी का फुल फॉर्म, एटीएम का फुल फॉर्म, सीओआरई का फुल फॉर्म, ये सभी फुल फॉर्म आपको दिमाग में रखना है। ओएनजीसी का फुल फॉर्म, उनकी एस्टेब्लिश्ड एरिया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो अभी तक के पेपर में अल्टरनेटिवली पूछे गए हैं। तो द फुल फॉर्म ऑफ आईआरडीपी इज इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। आईआरडीपी या कोई भी ऐसे एब्रिविएट करने के लिए आपको क्या करना है, पेज में लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको बोलना पड़ेगा 3, 4, 5, 6 बार, रोजाना ऐसी प्रैक्टिस करोगे, यू कैन गेट 1 मार्क्स। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, 1 मार्क्स यहाँ गवा देते हैं, 95 तक पहुंच जाते हैं, 98 तक पहुंच जाते हैं, 2 मार्क्स ऐसे बी सेक्शन के अंदर उनके छूट जाते हैं। तो उनको ना अगर मार्क्स सभी लेने हैं, उनको छोड़ने नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, कैसे याद रखना है, 5-6 बार बोलो, रोजाना 5-6 बार बोलो, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। तो ये एक आपका लिखने से भी ज्यादा याद रहने के ये तरीके हैं। आईआरडीपी के 10 बार लिखोगे मगर आप मुंह को बंद रखोगे, यू आर नॉट गेटिंग आईआरडीपी एब्रिविएशन। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रेन ऑफ ब्रेन, one-sided movement of intelligence from India to abroad is called brain to brain। ध्यान में रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2017
17-18 प्रीवियस एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम में भी सेक्शन बी के अंदर पूछा गया है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन। सो वन साइडेड मूवमेंट ऑफ इंटेलिजेंस फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड इज कॉल्ड ब्रेन टू ब्रेन, यानी इंडिया में पढ़े लिखे लोगों को अगर नौकरी नहीं मिल रही है तो अपना नॉलेज, अपनी इंटेलिजेंसी को वो इंडिया में नहीं गवाएंगे, वो बाहर चले जाएंगे। दैट इज वन साइडेड मूवमेंट ऑफ इंटेलिजेंस फ्रॉम इंडिया टू अब्रॉड इज कॉल्ड ब्रेन टू ब्रेन। तो 15 सवाल 2020 के पेपर का हमने कंप्लीट किया। लास्ट 5 बाकी है, काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी कैसे याद रखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, वो सभी बातें लास्ट के अंदर आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले 16 नंबर, टेक द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ध्यान में रखो DUGJY यानी डुगजी। डुगजी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। 1 मार्क्स के अंदर उनका शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म भी अपकमिंग एग्जाम के अंदर पूछने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उनको मिल जाते हैं। तो डुगजी यानी दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति। तो ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिमाग में सेट कर लो, ज्योति। ज्योति का अगर सिनोनिम्स देखें तो ज्योति यानी उजाला। उजाला कब होने के चांसेस है, कब होना पड़ता है, जब अंधेरा हो। अंधेरा यानी बिजली नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो उजाले की बात आएगी। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द योजना इज टू प्रोवाइड कांस्टेंट 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सर्विस इन रूरल एरिया। गांव के अंदर जहां इलेक्ट्रिसिटी अभी भी नहीं है, अभी भी लालटेन से लोग जी रहे हैं, उन लोगों के लिए ज्योति करना। ज्योति करना यानी उजाला करना। उजाला दैट इज द वर्ड ऑफ 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सर्विस इन रूरल एरिया। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द योजना इज टू प्रोवाइड कांस्टेंट 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सर्विस इन रूरल एरिया। रूरल एरिया के अंदर हम 24/7 इलेक्ट्रिसिटी अगर डालते हैं तो ये एक उनका ऑब्जेक्टिव सिद्ध होगा। तो ग्राम ज्योति कैसे पकड़ना है ऑब्जेक्टिव को, ज्योति का वर्ड ध्यान में लो और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी को पकड़ लो, बस ये काफी अच्छा है आपके लिए। और डुगजी, डुगजी यानी दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, उनका फुल फॉर्म भी आ गया डुगजी का, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। गिव द मीनिंग ऑफ कैश क्रॉप, काफी अच्छा है। कैश रोक कर कमा लो, जो भी प्रोडक्शन करो उनसे पैसे कमा लो, उनका एक ही मतलब है द क्रॉप विच आर प्रोड्यूस मेनली ओनली फॉर द इनकम इज नोन एज कैश क्रॉप। कई बार ऐसा भी लिखते हैं कि रॉ मटेरियल जिस इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करने वाले जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो कैश क्रॉप है, जैसे जूट, शुगर केन का आप एग्जाम्पल लिख सकते हो और अपने चेकर को इम्प्रेस कर सकते हो। तो ऐसे भी आंसर सही है, यानी मेन इंटेंशन टू अर्न इनकम। विच फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन इज मोस्ट मोबाइल इन द इंटरनेशनल रेट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17-18 के एग्जाम के अंदर ये ABCD के अंदर यानी MCQ के अंदर पूछा गया था। ये पेपर के अंदर उनका लीस्ट मोबाइल इन द इंटरनेशनल ऐसा पूछा गया था। तो यहाँ पे आंसर होगा इंटरप्रीनरशिप, नियोजक गुजराती में जिसे कहते हैं। इंटरप्रीनरशिप इज द मोस्ट मोबाइल। तो जब आप आंसर लिखते हो तो पेन से डबल अंडरलाइन कर दो इंटरप्रीनरशिप के अंदर, या पेंसिल से अंडरलाइन करो। पेंसिल से स्केल के साथ लेना, मैंने बोला था कि प्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो इंटरप्रीनरशिप इज द मेन वर्ड ऑफ दिस आंसर, उसके नीचे अंडरलाइन करो, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पेपर चेक कर दो, आपकी इंप्रेशन बनेगी। जितना आपका पेपर उनके हाथ में कम रहेगा, जितना इंप्रेस उनको करेगा, उतने मार्क बढ़ने के भी चांसेस रहेंगे। तो इंटरप्रीनरशिप is the most mobile in foreign trade. What is special economics done? Very 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 important. SEZ का जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली बार पूछा गया है, बाकी के क्वेश्चन में उनका कोई जिक्र नहीं था। तो ये अगर वर्ड पेपर सेटर के दिमाग में आते हैं SEZ वाले, तो कितने इंडिया के अंदर स्टेट है जो SEZ का यूज करते हैं, कितना प्रपोज किया है ये वर्ड, और इंडिया के अंदर कौन कौन से एरिया के अंदर ऐसे SEZ बनाने की बात हो रही है। तो ये सभी 8 जैसे स्टेट है जहाँ पे आई थिंक 8 नॉट श्योर बट तकरीबन 8 जो है वहाँ पे SEZ यानी सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात हो रही है। और उनके प्रपोज शायद 2 अभी भी प्रपोज कर रही गवर्नमेंट SEZ बनाने के लिए। नेक्स्ट इज what is special economic zone? The special economic zone is a such tax-free geographical area where economic laws remain different. ध्यान में रखना, economic laws की बात हो रही है, general laws की बात नहीं हो रही है. It is the area where the tax-free, where the laws are totally different, and this only and only with the encouragement of the import-export of international trade. Special economic zone इसलिए बनाए जाते हैं कि हम इंटरनेशनल ट्रेड करें, इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट करें, तो वहाँ टैक्स फ्री इकोनॉमिकल जोन होता है, टैक्स फ्री जियोग्राफिकल एरिया होता है। और इकोनॉमिकल लॉस जो है वो डिफरेंट कंट्री के हमारे रूल्स है वो उनसे एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग ऐसे जोन बनाते हैं जहाँ इकोनॉमिक लॉ थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू मार्केट
बाकी के क्वेश्चन मैंने बोले वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट ऑफ मार्च 2020 का ये लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय डेवलपमेंट बेस्ड माइग्रेशन, व्हाट इज मीन बाय डेवलपमेंट माइग्रेशन, ड्यू टू एनवायरमेंटल रीजन the migration that happened because of the process of economic development is called development based migration। आपके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए, लिखते वक्त पेन होनी चाहिए, पेन अगर है तो स्केल लेके एनवायरमेंटल रीजन के नीचे अंडरलाइन करो तो आपका प्रेजेंटेशन बनेगा। पेंसिल है तो 2 बार अंडरलाइन बीच बीच में काफी शॉर्ट स्पेस के अंदर करो या एनवायरमेंट को ब्रैकेट कर दो, ये आपका आंसर अच्छी तरह से आप हाईलाइट कर पाओगे और इम्प्रेस कर पाओगे पेपर चेक कर। दैट विल क्रिएट 1 और 2 मार्क्स। काफी नीम कंपटीशन होती है बोर्ड की एग्जाम के लिए। तो ये जो सभी छोटे छोटे मैंने सेक्शन बी को कैसे याद रखने हैं, कैसे ईयर को याद रखने हैं, डेटा को कैसे याद रखने हैं, ये सारी बातें एक बार वीडियो सुनने से नहीं पता चलेगा, दूसरी बार भी देखना कहाँ कहाँ मैंने टिप्स दी है, वो टिप्स एक नोट में नोट डाउन कर देना, तो आपको अच्छी तरह से ये सभी बातें समझ में आ जाएगी। तो ये वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। और आप नेक्स्ट वीडियो की ओर देख रहे हैं, जो मेरा डाउन एरो जा रहा है यहाँ पे देखिए, तो लास्ट जो वीडियो है हमारा वो अगस्त 2020 के क्वेश्चन आंसर का था। उसके बाद लास्ट नहीं है, सिर्फ ए और बी के लिए लास्ट है, उसके बाद सी डी ई का भी हम यहाँ से डिस्कशन करने वाले हैं। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं की वो चैनल www.icteco4u गूगल पे सर्च करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल बटन क्लिक करके नोटिफिकेशन पा सकते हैं। और एक दूसरी बात, एंड्रॉयड यूजर, आप अपने एंड्रॉयड फोन वाले यूजर्स, ऐप है ICTeco4u की, तो वो ऐप आप अपने प्ले स्टोर के माध्यम से इंस्टॉल कर सकते हैं। जितने भी वीडियो अभी तक मेरे चैनल के ऊपर है वो सभी लिंकअप होने वाले हैं। तो एक ऐप के अंदर से भी सिर्फ 11-12 के लिए नहीं, मगर 1 to 12 के PDF, ब्लूप्रिंट्स, उनके पेपर्स, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोस और एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो ऐप के ऊपर भी है। ईजी है, फ्री है और केबी भी कम है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्ले स्टोर के ऊपर जो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है नाम ICTeco4u लिखना है और आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है और आप अच्छी तरह से ये सब कुछ पा सकेंगे। तो कीप वॉचिंग ICTeco4u चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू फॉर द डे, हैव अ नाइस डे।